दोस्तों भी कुछ साल पहले मेरे 3 दोस्तों ने मिलकर पैकेट फूड आइटम्स का एक बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस के लिए उन्होंने बैंक से और अपने रिलेटिव से काफी लोन भी लिया ताकि बिजनेस जल्दी ग्रो हो सके। और फॉर्चुनेटली वैसा हुआ भी सही। पहले कुछ साल उनका बिजनेस खूब राइज किया, काफी सेल भी हुई और वो अच्छा खासा अर्न भी करने लगे। और साथ ही वो लोग रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने लगे, जिससे उनकी वेल्थ और इंक्रीज होती गई। पर देखते ही देखते उनका ये बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाने लगा, क्योंकि उस एरिया में सडनली कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने लगा। और क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास कोई कंपटीटिव एडवांटेज नहीं था और उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस भी काफी हाई थे, इसलिए वो बुरी तरह कोलैप्स कर गए। उनका बिजनेस लॉस में जाने की वजह से उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बेचना पड़ा और जो उन्होंने लोन ले रखा था उसे चुकाने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। अब ऐसे में मैंने काफी रिसर्च किया और मुझे लगा ये बिजनेस काफी कम्पिटिटिव है और जो मनी मिस्टेक्स और फाइनेंशियल मिस्टेक्स मेरे दोस्तों ने करी वो होना आम बात है। पर क्या कोई बिजनेस है जो इन सभी मुश्किलों के बावजूद सरवाइव कर पाया हो? काफी रिसर्च करने के बाद मुझे आंसर मिला हल्दीराम्स। दरअसल मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी स्टोरी से हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन सीख पाएं, और वो बिजनेस है हल्दीराम्स। एक्चुअल में इसे बिजनेस कहना ठीक नहीं रहेगा। ये एक ब्रांड है जो इंडिया में मैकडी और डोमिनोज से भी ज्यादा बिकता है। ये पहला ऐसा इंडियन फूड ब्रांड है जो वर्ल्ड की 80 कंट्रीज में फैला हुआ है और हर साल 7,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करता है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब इस ब्रांड के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। पर आखिर हल्दीराम्स इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे? एक इंडियन फूड कंपनी जो $3 बिलियन यानी 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखती है, आखिर उसकी कहानी क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हल्दीराम्स की बिजनेस स्टोरी के थ्रू ऐसे 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे कि वो $1 बिलियन कंपनी बन पाई। और आज का ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं कि कैसे एक बिजनेस का एग्जांपल हमें एक बेटर और सिक्योर फाइनेंशियल लाइफ दे सकता है। मैं आपको यहाँ पर कोई बिजनेस खोलने के लिए नहीं कह रहा, बस इस ब्रांड की इंस्पायरिंग स्टोरी से कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और लाइफ लेसन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। स्टेप नंबर 1, फाइंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों, हल्दीराम की कहानी शुरू होती है 1919 में राजस्थान के बीकानेर में रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल जी के साथ, जिनको प्यार से उनकी माँ हल्दीराम बुलाया करती थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही हल्दीराम ने बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले मारवाड़ी फैमिलीज में बच्चों को बहुत ही जल्दी बिजनेस में लगा दिया जाता था। हल्दीराम बचपन से ही अपने पिता की दुकान में काम किया करते थे, जहाँ पर उनके पिता भुजिया यानी सेव बेचा करते थे। भुजिया नमकीन उन दिनों एक ऐसा प्रोडक्ट था जो बीकानेर के हर दूसरा तीसरा दुकान वाला बेचकर पैसा कमा रहा था। और कंपटीशन भुजिया में नहीं बल्कि सिर्फ प्राइस में होता था, जिसका दाम सबसे कम उसकी भुजिया उतनी ज्यादा बिकती थी। और हल्दीराम के पिता भी इसे काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस मानते थे। दरअसल उनकी भुजिया की रेसिपी उनकी मासी ने तैयार करी थी और जब फैमिली के लोगों ने इसे टेस्ट किया तब हल्दीराम के पिताजी ने सोचा कि ये हमारे व्यापार के लिए एक मजबूत नींव यानी इम्पोर्टेंट पिलर साबित हो सकता है, और उन्होंने खूब तेजी से इस भुजिया को बेचना शुरू कर दिया। उन दिनों भुजिया इतनी डिमांड में इसलिए थी क्योंकि बाहर के शहरों से बड़े बड़े लोग बीकानेर सिर्फ मोती भुजिया ही खरीदने आते थे, और वो भुजिया इतनी टेस्टी हुआ करती थी कि दुकान वाला जितना दाम मांगता था उससे उतना मिलता। और इसी का फायदा हल्दीराम ने उठाया और उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बीकानेर का हर एक इंसान उन्हीं से भुजिया खरीदने लगा। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस स्टेप से हमें क्या वैल्यू मिलती है। सो व्हाट कैन यू डू? दोस्तों, जिस तरह हल्दीराम का परिवार ने अपने लिए की अर्निंग सोर्स ढूंढा, आपको भी उसी तरह अपने लिए की अर्निंग सोर्स बनाना बहुत जरूरी है, जहां से आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। और ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक आपकी जॉब, कोई बिजनेस, किसी तरह का स्टार्टअप या रेंटल प्रॉपर्टी, क्योंकि आप किसी और सोर्स में तभी ध्यान दे पाओगे जब आपके पास एक फिक्स्ड इनकम रहेगी। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक फिक्स्ड इनकम अर्न करने की सोचते हैं, पर कुछ ही टाइम बाद वो जॉब, वो बिजनेस आइडिया वो छोड़ देते हैं और कहीं और मूव कर जाते हैं, जिससे फिक्स्ड इनकम की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। इसलिए आपका पहला फोकस किसी की सोर्स इनकम पर होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को भी टाइम दे पाओ। स्टेप नंबर 2, मेक एन इम्पैक्टफुल स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहला स्टेप में देखा कि शुरुआत में उनका एक छोटा सा स्टॉल था जिस पर वो अपना सारा सामान बेचा करते थे, और जब हल्दीराम ने बिजनेस को टेक ओवर किया तो उन्होंने प्राइस से ज्यादा ध्यान अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर दिया। जहां एक तरफ सब बेसन वाली भुजिया बेचने के लिए भेड़ चाल में लगे हुए थे, वहीं हल्दीराम ने कई अलग अलग रेसिपी ट्राई करी और एंड में उन्होंने बेसन की जगह मोट की दाल यूज करी, जिससे कि उनकी भुजिया काफी थिन और क्रिस्पर बनने लगी। हल्दीराम को पता था कि कोलकाता, बेंगलोर से जब वो लोग भुजिया खरीदने आएंगे तो उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, पर फिर भी उन्होंने अपनी भुजिया का प्राइस ज्यादा न रखकर सिर्फ 5 पैसा रखा।
हालांकि मार्केट में 2 पैसे में भी भुजिया मिला करती थी, पर पतली और क्रिस्पी भुजिया कोई नहीं बनाता था। तो अगर हल्दीराम अपनी भुजिया की प्राइस 10 पैसा भी रखते तो वो खूब बिकती, पर उन्होंने छोटी पर एक इम्पैक्टफुल शुरुआत करी। और क्योंकि उनकी प्राइसिंग काफी यूनिक और काफी हाई थी तो लोगों ने इंटरेस्ट भी लेना शुरू किया। और जब उन्होंने टेस्ट किया तो भुजिया वाकई लाजवाब थी और उनका बिजनेस बढ़ने लगा और उन्हें काफी अच्छी अर्निंग्स होने लगी। पर इससे सबसे बढ़कर एक बात हुई जिससे पूरे बीकानेर में हल्दीराम फेमस होने लगा। स्टेप नंबर 3, ऐड वैल्यू फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो 5 पैसे में भुजिया बेचने के बाद हल्दीराम जी ने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी ब्रांडिंग पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने अपनी भुजिया के पैकेट के ब्रांड का नाम रखा डूंगर सेव, जो बीकानेर के रूलर महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर रखा गया था। और वो सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि बीकानेर के मोस्ट फेमस इंसान थे। और अपना प्रोडक्ट का नाम डूंगर सेव रखकर उन्होंने बीकानेर की पब्लिक का ट्रस्ट भी जीत लिया, जिससे कुछ ही सालों में उनका बिजनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया और मल्टीपल प्रॉफिट्स होने लगे। 1937 में बीकानेर की शॉप खुलने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोची। तो अब आता है स्टेप नंबर 4, सोशलाइज एंड एक्सपेंड। अब हल्दीराम ने अपना ब्रांड तो बना लिया था और कुछ सालों बाद उनके ब्रांड को उनके नाम से जाना जाने लगा। पर अभी भी जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी, हल्दीराम जी सिर्फ बीकानेर में ही अपनी मार्केट को बना रखा था और उसे एक्सपेंड करना चाहते थे। और उनको दूसरी एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी मिली 1950 में, जब वो अपनी वाइफ के साथ एक शादी में कोलकाता गए। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी अपना एक स्टोर होना चाहिए और पहली बार 1957 में अपने 2 बेटे रामेश्वर लाल और मूलचंद के साथ मिलकर कैलकाटा में उन्होंने हल्दीराम्स भुजियावाला के नाम से अपना पहला स्टोर ओपन किया। कहा जाता है कि शादी और पार्टी फंक्शंस आम लोगों के लिए एंजॉयमेंट होते हैं, बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस एक्सपेंशन होते हैं। और ऐसे ही कुछ डेकेड्स तक हल्दीराम जी के सन्स एंड ग्रैंड सन्स उनके बिजनेस को एक्सपेंड करते रहे। उनका मेन बिजनेस अब इंडिया के 3 स्टेट में चल रहा है, बीकानेर, कोलकाता और नागपुर। पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही। 1960 से लेकर 2000 तक हल्दीराम एंड ग्रैंडसन को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अब आता है स्टेप नंबर 5, ए टेल ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस। दोस्तों, हल्दीराम के ब्रांड को और प्रोडक्ट को देखकर लगता है कि कितना अच्छा बिजनेस है और ये कितने ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स और बड़ी आसानी से सेल कर जाते हैं। पर दोस्तों, 1960 से लेकर 2000 तक के फेज में ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी। 1960s के दौरान हल्दीराम का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर थे मिस्टर शिव किशन अग्रवाल, जो कि श्री गंगा बिशन अग्रवाल यानी हल्दीराम जी के ग्रैंडसन है। असल में बीकानेर और कोलकाता में हल्दीराम का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, पर नागपुर में जहां शिव किशन अग्रवाल थे वहां बिजनेस कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुंबई में स्वीट्स के मामले में लोगों का टेस्ट काफी स्पेसिफिक था। इसलिए उन्होंने ग्राउंड लेवल पर रिसर्च शुरू करी और एक स्पेशल स्वीट काजू कतली तैयार करी। उन्होंने स्टोर पर आने वाले लोगों को फ्री सैंपल देना शुरू किया, जिससे 10 डब्बे, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 500 डब्बे डेली बिकने लगे। और इसके बाद उन्होंने सारे मुंबई की मार्केट टैप कर ली और फिर साउथ इंडियंस आइटम लाइक डोसा, इडली, सांभर ये सब भी मेन्यू में ऐड किया, जिससे और ज्यादा से ज्यादा लोग हल्दीराम के स्टोर पर आने लगे। इसके बाद उन्होंने 1983 में अपने बिजनेस दिल्ली जैसे हाईली कंज्यूमेबल मार्केट में स्टार्ट किया और यहाँ पर अपने फूड मेन्यू में कुछ एडिशन लाइक समोसे, राज कचौरी, छोले भटूरे ये सब रखे। पर इस दौरान उन्होंने और उनके भाइयों ने चांदनी चौक के एक सिख बेकर की शॉप के ऊपर अपनी फैक्ट्री लगाई और 1984 के आए राइट्स के दौरान उनकी फैक्ट्री जला दी गई, जिस वजह से उन्हें काफी लॉस हुआ। पर ब्रांड की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो कभी भी स्क्रैच से बिल्कुल रीबिल्ड कर सकते हैं। और इस बार दिल्ली के मार्केट को उन्होंने अपना प्रीमियम प्रोडक्ट से नहीं बल्कि प्रीमियम पैकिंग से अट्रैक्ट किया और 2 साल के अंदर अंदर हल्दीराम दिल्ली में काफी पॉपुलर हो गया। और आज तक दिवाली में हल्दीराम की मिठाई, उनके रेस्टोरेंट के छोले भटूरे और हर इवेंट पर भुजिया नमकीन ही लोगों का फेवरेट है। 5 पैसे से शुरू हुआ भुजिया का ये बिजनेस आज $3 बिलियन के फॉर्चून बिल्ड कर लिया है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो हल्दीराम जी और उनके ग्रैंडसन की वजह से, जिन्होंने हर चैलेंज को डटकर सामना किया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि एक स्पेसिफिक आइडिया को लेकर अगर इम्पैक्टफुल बनाया जाता है और फिर उसमें वैल्यू ऐड करके और चैलेंजेस को ओवरकम करके $1 बिलियन फॉर्चून बिल्कुल बिल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।